दुष्यंत ने अनंत को धूल चटा दी थी। धूल ही क्या, दुष्यंत ने एक तरह से अनंत को पानी पिला पिला कर मारा था। कुछ ही देर बाद एक तरफा मुकाबले का निर्णय भी सबके सामने आ जाता है और इसके साथ ही दुष्यंत को इस मुकाबले का विजेता घोषित कर दिया जाता है। अनंत अब भी उसी तरह बेबसी में जमीन पर पड़ा हुआ था। वहीं दुष्यंत अपना एक हाथ विजेता की तरह हवा में लहरा रहा था। उसकी आंखें अभी तक पृथ्वी पर गड़ी हुई थी। उसका सिर्फ एक कारण था, वो पृथ्वी की दी हुई चेतावनी। पिछली रात जब दुष्यंत और आर्यन एक दूसरे से टकराए थे, उस समय दुष्यंत के मुंहजोरी का जवाब पृथ्वी ने दिया था। पृथ्वी ही बीच में आकर दुष्यंत को खरी खोटी सुनाकर गया था और जाते जाते ये भी बोल कर गया था कि वो उसे मुकाबले के मैदान में देखेगा और वहीं उसकी सारी चर्बी उतार देगा। उसी बात को ध्यान में रखते हुए गुस्साया हुआ दुष्यंत भरकस गुस्से के साथ पृथ्वी को घूर रहा था। पृथ्वी की आंखों में प्रतिशोध की आग भड़क रही थी। कोई उसकी आंखों के सामने उसके दोस्त का ये हाल करे, ये वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था। बस आगे जो भी, बस वो दुष्यंत से भिड़ जाना चाहता था और बस इसी गुस्से का जवाब देने के लिए सिर्फ उसकी गुस्से से भरी आंखें ही काफी थी। तभी मार्तंड गुरुकुल के कुछ सहायक मुकाबले के मैदान में उतरते हैं और अनंत को उठाकर मैदान से बाहर ले जाते हैं। थोड़ी ही देर में अगले मुकाबले का समय हो जाता है। सभी अगले मुकाबले को देखने के लिए बेसब्र थे। सभी की आंखों में इंतजार टपक रहा था। दुष्यंत अब भी उसी मैदान में खड़ा हुआ था, इसलिए उसे मैदान में पहले से खड़ा हुआ देखकर सभी लोग समझ गए थे कि अगला मुकाबला भी दुष्यंत के साथ ही होने वाला था। बस अब ये मुकाबला किसके साथ होने वाला था, ये देखने के लिए सभी उत्सुक थे। मुकाबले की कड़ी कुछ इसी तरह से चल रही थी। पहले दो खिलाड़ी एक दूसरे से भिड़ेंगे। उनके जोरदार मुकाबले के बाद जो कोई भी विजेता बनेगा वही अगली लड़ाई में हिस्सा लेगा और जब तक कोई उस विजेता को हरा नहीं देता तब तक उसे मुकाबले के मैदान से कोई निकाल नहीं सकता। इस नियम के अनुसार जब तक दुष्यंत को कोई हरा नहीं देता, दुष्यंत लगातार लड़ाई लड़ता रहेगा और जितनी देर तक दुष्यंत मैदान में रहेगा, अनंतनाग गुरुकुल के विजयी अंक बढ़ते रहेंगे। बस इसी उम्मीद के साथ दुष्यंत मुकाबले के मैदान में खड़ा हुआ था। तभी अगले मुकाबले का बिगुल बज उठता है। बिगुल की ध्वनि के साथ ही अगले मुकाबले के आरंभ होने का संकेत सभी को मिल जाता है। थोड़ी ही देर बाद समीक्षक अगले मुकाबले के लिए प्रतिद्वंदी का नाम ऐलान करता है। तो अगले मुकाबले के लिए तैयार हो जाइए। अभी तक अनंतनाग गुरुकुल के दुष्यंत ने मार्तंड गुरुकुल के 4 छात्रों को पछाड़ दिया है। अब देखना होगा कि क्या मार्तंड गुरुकुल का अगला प्रतिद्वंदी अनंतनाग गुरुकुल के शक्तिशाली छात्र दुष्यंत को हरा पाएगा। वैसे अभी तक के सभी मुकाबलों को देखकर लगता तो यही है कि मार्तंड गुरुकुल के लड़ाकों के लिए दुष्यंत को हराना खासा मुश्किल और जोखिम भरा काम है, मगर किस्मत कभी भी पलट सकती है। अब देखना होगा आने वाला प्रतिद्वंदी इस मुकाबले का रुख पलट पाएगा या फिर दुष्यंत के हाथों ये भी मारा जाएगा। तो दिल थाम के बैठ जाइए। अब अनंतनाग गुरुकुल के दुष्यंत को टक्कर देने आ रहे हैं मार्तंड गुरुकुल से पृथ्वी। अपना नाम सुनते ही पृथ्वी के चेहरे पर एक तेजस्वी मुस्कुराहट आ खड़ी हुई थी। उसका चेहरा गुस्से और जोश से लबालब भरा हुआ था। वो घड़ी आ चुकी थी जिसका पृथ्वी को इंतजार था। वहीं अगले मुकाबले के लिए पृथ्वी का नाम सुनकर किसी के भी चेहरे पर कोई हरकत नहीं हुई, कोई भाव नहीं उभरा, क्योंकि शायद मार्तंड गुरुकुल के सभी लोगों ने इस समय जीत की सारी उम्मीद छोड़ दी थी। दुष्यंत को लड़ता हुआ देखकर और 4 प्रतिद्वंदियों को मुंहतोड़ मात देता हुआ देखकर सभी के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। अब फिलहाल किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि कोई दुष्यंत से जीत पाएगा। इसीलिए पृथ्वी का नाम सुनने के बाद भी ना तो किसी ने उसके लिए तालियां बजाई, ना ही कोई उसका नाम चिल्लाया। बस सब एकदम शांत थे और सभी के चेहरे पर नाउम्मीदी छाई हुई थी। पृथ्वी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी जगह से उठता है और सीधा आगे की ओर बढ़ता है। पृथ्वी जैसे जैसे एक एक कदम आगे की ओर बढ़ा रहा था, वैसे वैसे ही दुष्यंत के चेहरे पर एक कातिलाना भाव उभरता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शेर, कोई शिकारी अपने शिकार के आने का इंतजार कर रहा हो और उसी इंतजार में उसकी भूख बढ़ती जा रही हो।
कुछ ही पलों में पृथ्वी मुकाबले के मैदान में नजदीक पहुंच जाता है। मुकाबले के मैदान के आसपास लगी रस्सियों को लांघते हुए पृथ्वी मैदान के अंदर घुसता है, जहां पृथ्वी मौत के मैदान में अपना पहला कदम रख रहा था, जहां उसे खुद भी नहीं मालूम था कि उसका क्या हाल होने वाला है। वहीं उसका दोस्त आर्यन अभी भी नींद के गहरे सागर में गोते लगा रहा था। उसकी आंखें बस एक पल के लिए खुली थी, मगर गहरी नींद होने की वजह से वो अपनी आंखों पर एक पतला सूती कपड़ा डालकर फिर से सो गया। आर्यन मस्त मौला अपने नींद के मजे ले रहा था, तो वहीं उसके दोस्त पृथ्वी के लिए यह मुकाबला किसी सजा से कम नहीं था। कुछ ही देर में मुकाबला शुरू करने के ऐलान के साथ ही मुकाबला शुरू हो जाता है। इस मुकाबले में किसी भी तरह के हथियार वर्जित थे। पृथ्वी को अपनी आंखों के सामने देखते ही दुष्यंत हरकत में आ जाता है और अगले ही पल दुष्यंत पृथ्वी की तरफ बढ़ता है। पृथ्वी दुष्यंत पर हमला करने के लिए अपना एक हाथ हवा में लहराते हुए उस पर हमला करता है, मगर दुष्यंत पहले से ही तैयार था। दुष्यंत ने अपने एक हाथ को बीच में लाते हुए खुद को पृथ्वी के इस हमले से बचा लिया। पृथ्वी का हाथ सीधा दुष्यंत के हाथ से जाकर टकराता है। अगले ही पल दुष्यंत बिजली की रफ्तार से अपना एक पैर आगे बढ़ाता है और अपने दूसरे हाथ से पृथ्वी की गर्दन को पकड़ लेता है और इसके साथ ही अपने सिर को पृथ्वी के सिर पर दे मारता है। दोनों के सिर एक दूसरे से इस बेकदरी से टकराता है कि पृथ्वी का सिर घूम जाता है। कुछ पल के लिए पृथ्वी को चक्कर आ जाते हैं और एक पल के लिए उसके कदम डगमगा जाते हैं। ऐसे मौके को भुनाना दुष्यंत को अच्छी तरह से आता था। मौका देखते ही दुष्यंत जल्दी से नीचे जमीन की ओर अपने कदम को झुकाता है और अगले ही पल चक्री की जैसे गोल घूमकर पृथ्वी के दोनों पैरों पर एक साथ लात मारता है। इसके साथ ही पृथ्वी सीधा हवा में उछलते हुए जमीन पर जाकर गिरता है। जमीन पर गिरने के साथ ही पृथ्वी का सिर जमीन से जा टकराता है, जिसकी वजह से उसके दिमाग की हलचल रुक जाती है। कुछ पल के लिए पृथ्वी बेजान सा हो जाता है। उसके शरीर में होती हुई कोई भी हरकत दिखाई नहीं देती। मार्तंड गुरुकुल के सभी चेहरों पर उदासियों के बादल छा गए थे। वैसे तो किसी को भी अब किसी भी लड़ाके से कोई खास उम्मीद नहीं थी, मगर उसके बावजूद भी मार्तंड गुरुकुल के अंदर जीतने की इच्छा बाकी थी। वो इच्छा जो इस वक्त पृथ्वी के रूप में जमीन पर धाराशाही पड़ी हुई थी। धीरे धीरे कुछ पल बीत जाते हैं। पृथ्वी के बदन में अब भी कोई हरकत नहीं थी। तभी अनंतनाग गुरुकुल के छात्रों की भीड़ में से एक आवाज सुनाई देती है। ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। लगता है इस गुरुकुल में कोई शेर है ही नहीं। सभी के सभी बकरियां हैं, बकरियां। मैं उस छात्र के मुंह से ये बात सुनते ही बाकी सभी अनंतनाग गुरुकुल के छात्र भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये उपहास भरी हंसी कुछ ही पलों में पूरे पंडाल में फैल जाती है। यह हंसी मार्तंड गुरुकुल के हर छात्र के कानों में नश्तर बनकर चुभ रही थी। सभी लगातार हंसते जा रहे थे। तभी एक आवाज ने सभी की हंसी को रोक दिया था। यह आवाज ऐसी थी जैसे कोई जमीन को बुरी तरह से पीट रहा हो। सभी की हंसी रुक जाती है और अगले ही पल सभी एक साथ उस आवाज की दिशा में देखते हैं। आवाज की दिशा में देखते ही सब देखते हैं कि जमीन पर पड़ा हुआ पृथ्वी अपने एक हाथ को जमीन पर जोर जोर से पटक रहा था। ये नजारा देखते ही मार्तंड गुरुकुल के छात्रों के अंदर एक बार फिर से उम्मीद की रोशनी झलक पड़ती है। दुष्यंत भी आवाज की दिशा में देखता है और पृथ्वी को जमीन ठोकते हुए देखकर उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। अगले ही पल दुष्यंत गुस्से में जमीन पर पड़े पृथ्वी के बालों को पकड़ लेता है और उसके बालों को खींचते हुए उसे ऊपर उठा लेता है। यह देखकर सभी मार्तंड गुरुकुल के छात्रों का खून खौल जाता है। दुष्यंत पूरी ताकत लगाते हुए पृथ्वी के बालों को खींच रहा था, मगर आगे का नजारा देखकर सभी दंग रह जाते हैं। पृथ्वी के चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी भी तरह के दर्द का कोई असर नहीं हो रहा हो। यह देखकर दुष्यंत का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और अगले ही पल दुष्यंत एक जोरदार मुक्का पृथ्वी के मुंह पर दे मारता है। उस मुक्के से पृथ्वी के दाहिने गाल पर घाव हो जाता है और खून की कुछ बूंदें भी झलक पड़ती है।
मगर अब भी ऐसा लग रहा था जैसे दुष्यंत की मार का पृथ्वी पर कोई असर नहीं हो रहा था। अगले ही पल दुष्यंत एक और मुक्का बनाते हुए पृथ्वी पर हमला करता है, मगर इस बार पृथ्वी तैयार था। इससे पहले कि दुष्यंत का मुक्का उसके गालों पर पहुंचता है, उससे पहले ही पृथ्वी ने अपने हाथ का एक जोरदार मुक्का बनाते हुए दुष्यंत के उसी हाथ पर मारा जिससे दुष्यंत ने उसके बाल पकड़े हुए थे। उस मुक्के की मार पड़ते ही दुष्यंत की कलाई की नसें दब जाती है और दर्द में कराहते हुए दुष्यंत अगले ही पल पृथ्वी के बालों को छोड़ देता है। जैसे ही पृथ्वी दुष्यंत की गिरफ्त से आजाद होता है, तुरंत ही पृथ्वी अपनी कोहनी से दुष्यंत की पीठ पर वार करता है। पृथ्वी जानबूझकर कोहनी को पीठ के एकदम बीचों बीच रीढ़ पर मारता है। दुष्यंत के पैर लड़खड़ा जाते हैं और दुष्यंत गिरते हुए घुटनों के बल बैठ जाता है, मगर तभी पृथ्वी दुष्यंत के हाथ को पकड़ उसे ऊपर की तरफ खींचता है और उसके गालों पर एक साथ 3-4 तमाचे जड़ देता है। पृथ्वी की हथेलियां इतनी कड़क थी कि जैसे ही दुष्यंत के गालों पर थप्पड़ स्वरूप वो हथेली पड़ी, वैसे ही दुष्यंत के गालों का रंग बदल गया। दुष्यंत का गाल सुर्ख लाल हो गया और उसके दाहिने गाल पर हल्की सी सूजन भी आ गई। पृथ्वी यही नहीं रुका, अगले ही पल उसने दुष्यंत को अपने कंधे पर उठा लिया और कंधे पर उठाकर मुकाबले के मैदान में गोल घूमते हुए चक्कर काटता है और आखिर में दुष्यंत को हवा में उछालते हुए जमीन पर पटक देता है और अपनी कोहनी से उसकी छाती पर हमला करता है। और यह हमला एक बार नहीं, लगभग 10 से 15 बार करता है। कोहनी के हमले से दुष्यंत के सीने की एक हड्डी चटकने की आवाज दुष्यंत और पृथ्वी दोनों को सुनाई दे जाती है। पृथ्वी हंस पड़ता है। उसे अपने ऊपर हंसता हुआ देखकर दुष्यंत को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर वो पूरी तरह से असहाय था। उसके सीने में अचानक ही दर्द होने लगा था। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। तभी पृथ्वी दुष्यंत के सीने पर चढ़ जाता है और एक के बाद एक कई मुक्के उसकी गालों पर बरसा देता है। थोड़ी देर में दुष्यंत अपनी सुध भूलने लगता है। उसके मुंह से खून की धार बह निकलती है। दुष्यंत के शरीर में कोई हरकत होती हुई दिखाई नहीं देती। पृथ्वी एक आखिरी मुक्का दुष्यंत के मुंह पर मारता है और अपनी जगह से उठ खड़ा होता है। इसके साथ ही मार्तंड गुरुकुल के सभी छात्र तालियां पीटने लगते हैं। आखिरकार पृथ्वी ने वो कारनामा कर ही दिखाया जिसकी सभी को उम्मीद थी। पृथ्वी ने एक ही झटके में मुकाबले का तख्ता पलट कर रख दिया था और नियत समय होने के बाद जब दुष्यंत वापस उठकर मुकाबले के लिए खड़ा नहीं होता है, फिर उसके कुछ ही पलों के बाद मुकाबले का निर्णायक पृथ्वी को विजेता घोषित कर देता है। इसके साथ ही पूरे मार्तंड गुरुकुल के बीच खुशी ही खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। चारों ओर पृथ्वी का नाम गूंज उठता है और गुरुकुल के मार्गदर्शकों को भी थोड़ी राहत मिलती है। जीत थी, खुशियां थी, सभी लोग थे, वाहवाही थी, शोर था, नाम की गूंज थी, जीत का सुकून था, गुरूर था, चमक थी, लहक थी, सब कुछ था, मगर आर्यन नहीं था। आर्यन अभी तक नींद के अलसाए बिस्तर से चिपका हुआ पड़ा था। आखिर किस ओर जाएगा ये मुकाबलों का भंवर? क्या चैन से सो रहे आर्यन के जिंदगी में आने वाला है कोई तूफान? अब कौन होगा नया प्रतिद्वंदी जो भिड़ेगा पृथ्वी से? क्या पृथ्वी अगला मुकाबला जीत पाएगा या बुरी तरह मात खाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए एक्शन आर्यन, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। पृथ्वी ने जीत अपने नाम दर्ज कर ली थी। पृथ्वी ने केवल हार के कीर्तिमान को नहीं तोड़ा था, बल्कि दुष्यंत और वहां बैठे अनंतनाग गुरुकुल के सभी छात्रों के घमंड को तोड़ा था। सिर्फ जीत के कंधों पर लात रखकर चढ़ा था, बल्कि हार की छाती पर अपने पांव रखकर खड़ा था। ये नजारा वहां खड़ा हर एक इंसान देख रहा था, सिर्फ आर्यन को छोड़कर, जो कि अभी तक कमरे में अलसाए हुए भालू की तरह पड़ा हुआ था। नींद की बाहों से निकलकर उठने की तमन्ना शायद आज उसे नहीं थी। पृथ्वी के जीतने के बाद ही मार्तंड गुरुकुल की सोई हुई उम्मीद वापस जाग जाती है। मार्तंड गुरुकुल एक बार फिर अपनी प्रतिस्पर्धा में प्रवेश करता है। चारों तरफ पृथ्वी का नाम गूंज जाता है, उसकी वाहवाही का शोर मच जाता है। मार्तंड नगर से खास तौर पर ये मुकाबले देखने आए हुए लोगों ने सिक्कों की बौछार करती थी। चारों तरफ सिक्कों की खनखनाहट का संगीतमय शोर गूंज उठता है। पृथ्वी को दूर से देख रहा उसके दोस्त अनंत को अब तसल्ली का एहसास हो रहा था।
उसे सुकून मिल चुका था कि आखिर किसी ने तो दुष्यंत को मुंह तोड़ जवाब देते हुए हार की जलती आग में फेंक दिया था। अपने दोस्त की जीत पर अनंत ही सबसे ज्यादा तालियां पीट रहा था, मगर वहीं पृथ्वी को इस समय आर्यन की कमी सबसे ज्यादा खल रही थी। इसके बाद पृथ्वी का अगला मुकाबला शुरू हो जाता है। पृथ्वी एक बार फिर से अपने प्रतिद्वंदी पर हावी हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे पृथ्वी अपनी ही बनाई हुई किसी विशेष युद्ध कला के दम पर यह लड़ाइयां कर रहा हो। हालांकि मार्तंड गुरुकुल में एक विशेष शिक्षा पद्धति है जिसमें शस्त्र समाप्ति के समय छात्रों को अपने शरीर और शक्ति के स्वरूप अपने लिए नई युद्ध कला और दांव पेच बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि जब व्यक्ति अपने लिए एक विशेष दांव पेच और कला बना लेता है, तब सामने वाले दुश्मन के लिए उन दांव पेचों का जवाब देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो सारे दांव पेच असामान्य और नए होते हैं, जिसकी वजह से किसी अन्य व्यक्ति को उनके बचाव के तरीके नहीं मालूम होते हैं, जिसकी वजह से किसी भी व्यक्ति का दुश्मन पर भारी पड़ना आसान हो जाता है। बस इसीलिए अपनी ही नियुक्ति की हुई युद्ध कलाओं और दांव पेच से पृथ्वी अपने सामने वाले प्रतिद्वंदी पर भारी पड़ रहा था। पृथ्वी अपने सामने खड़े प्रतिद्वंदी को भी लात तो कभी घूंसों से इस तरह नवाजता है जैसे कोई मेजबान अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करता है। कुछ ही देर में पृथ्वी अपने प्रतिद्वंदी की छुट्टी कर देता है और अनंतनाग का वो प्रतिद्वंदी धाराशायी होकर जमीन पर गिर पड़ता है। एक बार फिर से पृथ्वी ये मुकाबला जीत जाता है। पृथ्वी के हिस्से में एक और जीत आ जाती है और इसके साथ ही मार्तंड गुरुकुल की खोई हुई उम्मीद एक बार फिर से जिंदा हो उठती है। फिर से वही नजारा पुनर्जन्म ले लेता है। पृथ्वी के लिए तालियां पीटी जाती है, उसके नाम के शोर से पूरा पंडाल हिला दिया जाता है और साथ ही साथ उस पर एक बार फिर से चांदी के सिक्कों की बौछार कर दी जाती है। इसी तरह लड़ते लड़ते पृथ्वी करीबन 5 मुकाबले जीत जाता है। इसके साथ ही मार्तंड गुरुकुल अंक सूची में एक बार फिर से अपनी वापसी कर लेता है। अकेले पृथ्वी ने वो कारनामा कर दिखाया था जिसकी मार्तंड गुरुकुल को उम्मीद थी और इंतजार था। पृथ्वी के अंदर जोश और आत्मविश्वास पूरी तरह से भर चुका था। अब उसके अंदर इतना आत्मविश्वास जाग उठा था कि वो किसी से भी भिड़ सकता था और उसके मुंह से जीत के दांत तोड़ कर ला सकता था। वैसे पृथ्वी की इन युद्ध कलाओं और तकनीकों और दाव पेंच में एक बहुत बड़ा हाथ आर्यन का भी था। वही आर्यन जो अपने दोस्त के मुकाबले को देखने के लिए अभी तक नींद से जागा नहीं था। आर्यन ने ही पृथ्वी की कमजोरी को उसकी ताकत में बदला था और उसे कुछ विशेष युद्ध कला और तकनीक सिखाई थी, क्योंकि आर्यन नए हथियार, नई योजनाएं और नए दांवपेच बनाने में पूरी तरह से माहिर था। आर्यन ने पृथ्वी को अभ्यास करते हुए बहुत करीब से देखा था। इसकी वजह से वो पृथ्वी की मुक्केबाजी कला, उसकी तलवारबाजी की कला, उसकी मल्लयुद्ध कला को बारीकी से जानता था। पृथ्वी जहां कहीं भी थोड़ी सी गलती करता, आर्यन उसे वहीं उसी वक्त टोक देता और साथ ही उसकी गलतियों को सुधारने में उसकी मदद करता। यहां तक कि पृथ्वी को चक्र हासिल करने की कई विधियों में आर्यन उसके साथ ही रहा था। मगर आज ना जाने क्यों आर्यन इतने विशेष दिन, इतने विशेष मुकाबले में अपने दोस्त के साथ नहीं था। साथ तो बहुत दूर की बात, उसके आसपास भी नहीं था। आज आर्यन की आंखों से नींद इस तरह से लिपटी हुई थी जैसे कोई माशूका अपने माशूक से कई सालों के इंतजार के बाद मिली हो। इसके साथ ही दोपहर का समय अब ढलान से लुढ़कने लगा था। फिसलते हुए सूरज की धूप शाम की हल्की रंगत की तरफ हाथ बढ़ाने लगी थी। अब तक लगभग 9 मुकाबले पूरे हो चुके थे, जिनमें से 4 जीत अनंतनाग के खाते में थी और वहीं 5 जीत मार्तंड गुरुकुल के खाते में दर्ज हो चुकी थी। अनंतनाग गुरुकुल के 2 खिलाड़ी इसमें भाग ले चुके थे, तो वहीं मार्तंड गुरुकुल के 4 छात्र इसमें भाग ले चुके थे। बड़ी मुश्किलों के साथ मार्तंड गुरुकुल ने इस मुकाबले में अपनी वापसी की थी। यह मुकाबला सिर्फ अदला बदली तक सीमित नहीं था। इस मुकाबले में जीतने वाले व्यक्ति को साम्राज्य के सभी गुरुकुल का सबसे महानतम विजेता का सम्मान मिलना था। इसलिए भी यह मुकाबला सबसे ज्यादा जरूरी था। यही कारण था जिसकी वजह से मार्तंड नगर तक से लोग इस मुकाबले को देखने आए थे। दूर दूर तक से लोग इन मुकाबलों को देखने आए थे और एक आर्यन था जो गुरुकुल के नजदीक होते हुए भी उठकर इस मैदान तक नहीं आ पा रहा था। अब पृथ्वी के अगले मुकाबले का समय आ चुका था। इस मुकाबले में पृथ्वी के सामने लायला आ चुकी थी।
पृथ्वी ने जब लायला को अपने सामने देखा तो वो उसे देखकर तुरंत ही पहचान गया। इसीलिए उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी इतनी खूबसूरत सी लड़की के साथ मार धाड़ वाली लड़ाई करे। पर लड़ना तो तय था, मगर वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी इस लड़ाई से बचना चाहता था। अगले ही पल मुकाबला शुरू हो जाता है और एक झटके में ही लायला पृथ्वी पर हावी पड़ जाती है। लायला के पास रफ्तार और जोर की वो तिकड़म थी कि पृथ्वी की नजरें उसकी रफ्तार के साथ मेल जोल नहीं बना पा रही थी। लायला किसी पक्षी की तरह कभी इधर कभी उधर उछलती हुई पृथ्वी की नजरों में धूल झोंक रही थी। पृथ्वी उसकी रफ्तार को समझने की कोशिश करता, तब तक लायला अपना पहला वार कर चुकी थी। लायला तुरंत ही पृथ्वी का हाथ पकड़ती है और उसके हाथ को खींचकर जमीन पर टिका देती है और अगले ही पल अपने पैर को हवा में लहराते हुए उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारती है। पृथ्वी के चेहरे पर एक जोरदार लात आकर पड़ती है। वैसे ही पृथ्वी का सिर चक्कर खा जाता है। लायला की मार की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि पृथ्वी को समझ नहीं आया कि कब उसके चेहरे पर पैरों की मार पड़ गई। थोड़ी देर बाद लायला पृथ्वी के दोनों हाथों को पकड़ लेती है और उसके सीने पर एक जोरदार लात मारती है। उस लात में इतनी ताकत थी कि पृथ्वी के फेफड़े से लेकर अंदर की श्वास नलियों तक गहरा घाव हो जाता है। पृथ्वी बुरी तरह से जोर जोर से खांसने लगता है। उसका गला अगले ही पल एक ही झटके में सूख जाता है। पृथ्वी को इस तरह बेबस देखकर सभी मार्तंड गुरुकुल के छात्रों का दिल बैठ जाता है। यहाँ तक कि वहां बैठे सभी मार्गदर्शकों की टोली में भी मायूसी छा जाती है। सभी को पृथ्वी से उम्मीद थी, मगर पृथ्वी पर लायला कहर बनकर बरस रही थी। पृथ्वी के पास लायला के किसी भी वार का, किसी भी प्रहार का कोई जवाब नहीं था। मगर अगले ही पल पृथ्वी अपने दांव पेच में फेर बदल करता है। इस बार लायला जैसे ही अपना पैर हवा में लहराते हुए पृथ्वी की गर्दन पर हमला करती है, वैसे ही पृथ्वी नीचे झुकते हुए उसके पैर को पकड़ लेता है और उसे चक्री की तरह गोल गोल घुमाते हुए दूर झटक कर फेंक देता है। पृथ्वी के छोड़ते ही लायला दूर जाकर बुरी तरह से गिरती है। उसका सिर जमीन पर जाकर लगता है। उसके साथ ही उसके सिर से खून की हल्की धार टपक पड़ती है। जैसे ही लायला लड़ने के लिए वापस उठती है, वैसे ही पृथ्वी भी उसकी तरफ दौड़ता है। अगले ही पल दोनों ही एक दूसरे की तरफ हमला करने की उम्मीद से दौड़ते हैं। दोनों अपने हाथ का जोरदार मुक्का बनाकर हवा में लहराते हैं और एक दूसरे को ये दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे वो एक दूसरे पर मुक्के से हमला करने वाले हों, जबकि असल में दोनों ने कोई नई ही चाल अपने दिमाग में सोच रखी थी। जैसे ही दौड़ते हुए दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और मुक्का मारने के लिए हाथ को आगे लाते हैं, वैसे ही तुरंत अगले ही पल दोनों अपने दांव में फेरबदल करते हैं और मुक्के की बजाय अपने पैरों को एक दूसरे के पैरों में उलझा लेते हैं। ना तो लायला को पृथ्वी से इस दांव की उम्मीद थी और ना ही पृथ्वी को लायला से इस दांव की उम्मीद थी। जैसे ही दोनों एक ही तरह की सोच के साथ एक जैसी चाल चलते हैं, उसके अगले ही पल दोनों बुरी तरह से जमीन पर गिर पड़ते हैं। दोनों की नाक जमीन से जाकर टकरा जाती है और दोनों की ही नाक से खून बह निकलता है। तभी लायला झटपट उठती है और मुकाबले के मैदान के आसपास लगी रस्सियों के ऊपर चढ़ जाती है और उस पर चढ़कर हवा में छलांग लगाकर पृथ्वी के ऊपर हमला करती है। वैसे ही लायला का पैर रस्सी से फिसल जाता है। ये देखते ही पृथ्वी लायला को बचाने के लिए तेजी से दौड़ता है और अगले ही पल बिजली की रफ्तार से दौड़ता हुआ उसकी तरफ भागता है। अगले ही पल लायला उसकी बाहों में आ गिरती है। सभी के सभी लोग चौंक पड़ते हैं। कुछ के चेहरों पर शर्माहट की लाली चमक उठती है, मगर इसके साथ ही लायला का पैर जमीन से टकराते ही मुड़ जाता है और उसके पैर में मोच आ जाती है। लायला दर्द से चीख पड़ती है। पृथ्वी लायला को संभालता है। उपचार के लिए कुछ सहायक मैदान में पहुंचते हैं। लायला के पैर पर सूजन आ चुकी थी और वो उठकर चलने में असहाय हो चुकी थी। बहुत देर तक विचार विमर्श करने के बाद ये निर्णय लिया जाता है कि लायला को इस मुकाबले से बाहर किया जाएगा और इस तरह से बेमतलब ही एक और जीत पृथ्वी के हिस्से में आ जाती है। वैसे पृथ्वी इस जीत से खुश नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि मुकाबला कांटे की टक्कर जैसा था और बिना लड़े जीत दर्ज करना उसे खुशी नहीं दे रहा था। पर नियमों के अनुसार एक और जीत मार्तंड गुरुकुल के हिस्से में आ चुकी थी। इसके साथ ही मार्तंड गुरुकुल अंक सूची में आगे हो चुका था। पृथ्वी ने मार्तंड गुरुकुल की काया पलट कर दी थी।
जीत ही जीत दर्ज करके उसने हारते हुए मार्तंड गुरुकुल को जीत के खेमे में लाकर खड़ा कर दिया था। अब बारी थी अगले मुकाबले की। कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होगा, मगर सभी लोगों की पृथ्वी से उम्मीदें अब कई गुना बढ़ चुकी थी। पृथ्वी ने कुछ ही मुकाबलों में पूरा नजारा बदल दिया था। मुकाबलों का निर्णायक पृथ्वी के अगले प्रतिद्वंदी के नाम का ऐलान करने ही वाला था। सभी लोगों के कान खड़े हो चुके थे। सभी बेसब्री से इस मुकाबले का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही निर्णायक आगे आता है और कहता है, इंतजार को खत्म करते हैं और अगले प्रतिद्वंदी को बुलाते हैं। तो इस बार पृथ्वी को टक्कर देने आ रहे हैं अनंतनाग गुरुकुल से। निर्णायक नाम का ऐलान करने ही वाला था कि तभी उसी वक्त कोई सहायक दौड़ता हुआ अनंतनाग गुरुकुल की प्रधानाचार्य दाक्षायणी के पास जाता है। सभी लोग अचानक ही शांत हो जाते हैं। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हुआ और क्या नहीं। थोड़ी ही देर बाद वो सहायक सारी सीढ़ियों पर चढ़ते हुए प्रधानाचार्य दाक्षायणी के पास पहुंच जाता है और उसके कानों में फुसफुसाते हुए कुछ कहता है। किसी को भी कुछ खबर नहीं थी कि क्या हो रहा है। दूर सामने की ओर बैठे मार्तंड गुरुकुल के सभी मार्गदर्शक और प्रधानाचार्य सिर्फ अनुमान लगा रहे थे, मगर अनुमान के आसपास तक भी पहुंच नहीं पा रहे थे। सहायक जैसे ही दाक्षायणी को कुछ कहता है, इसके साथ ही दाक्षायणी के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान चिपक जाती है। उस मुस्कुराहट में आत्मविश्वास के साथ साथ दंभ भी शामिल था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि दाक्षायणी की उस मुस्कुराहट के पीछे क्या कारण है। तभी आखिर क्या संदेश लेकर आया है सहायक? आखिर किस बात को सुनकर बदल गए दाक्षायणी के तेवर? क्या बदलने वाला है मुकाबले का रुख? क्या मार्तंड गुरुकुल के छात्रों पर छाने वाले हैं संकट के बादल? कौन है ये संकट? जानने के लिए सुनते रहिए एक्शन आर्यन, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। निर्णायक और समीक्षक जहां एक तरफ पृथ्वी के अगले प्रतिद्वंदी के नाम का ऐलान करने वाले थे, वहीं दूसरी तरफ एक सहायक के अचानक इस तरह से दौड़ते आने की वजह से निर्णायक और समीक्षक दोनों चुप हो जाते हैं। सभी की नजरें उस दौड़ते हुए सहायक पर पहुंच जाती है। वो सहायक अनंतनाग की प्रधानाचार्य दाक्षायणी के कानों में बहुत हल्की आवाज में फुसफुसाते हुए कुछ कहता है और अगले ही पल उसी वक्त दाक्षायणी के तेवर बदल जाते हैं। उसके चेहरे पर एक ऐसी कुटिल मुस्कुराहट जमा हो जाती है। कोई नहीं जानता था कि आखिर उस मुस्कुराहट के पीछे क्या राज छुपा है। कुछ ही पलों में वो सहायक अपना संदेश दाक्षायणी को देकर वहां से चला जाता है। जैसे ही सहायक वहां से निकलकर बाहर जाता है, वैसे ही अगले पल सब कुछ सामान्य हो जाता है। एक बार फिर से मुकाबले का निर्णायक पृथ्वी के अगले प्रतिद्वंदी के नाम का ऐलान करते हुए जोर से बोलता है, तो चलिए एक बार फिर से तैयार हो जाइए, चलते हैं हमारे अगले मुकाबले की ओर। एक तरफ है पृथ्वी, जिसने मार्तंड गुरुकुल की काया पलट कर दी है, जिसने मार्तंड गुरुकुल को हार के मुंह से निकालकर जीत की अर्श पर लाकर छोड़ दिया है। अब देखना होगा कि क्या अनंतनाग का अगला प्रतिद्वंदी पृथ्वी को मात दे पाएगा और मार्तंड गुरुकुल के हाथों से जीत का सुनहरा सिक्का छीन पाएगा। तो बिना ज्यादा समय गवाए बुलाते हैं इस मुकाबले के अगले प्रतिद्वंदी को, जिसका नाम है वीरे। रुको। तभी कहीं से एक आवाज आती है। वो आवाज निर्णायक को बीच में ही रुकने पर मजबूर कर देती है। निर्णायक अगले ही पल चुप हो जाता है। उसके साथ ही साथ पूरे पंडाल में एक खामोशी छा जाती है। यह आवाज दाक्षायणी की थी, जिसने निर्णायक को रुकने के लिए कहा था। सभी की नजर दाक्षायणी पर टिक जाती है। तभी दाक्षायणी अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, रुको। अगले मुकाबले में अनंतनाग गुरुकुल की तरफ से वीरेंद्र नहीं, बल्कि दाक्षायणी की बात सुनकर सभी के कान खड़े हो गए थे। उसने अगले प्रतिद्वंदी को जाने से रोक लिया था और उसकी जगह पर किसी नए प्रतिद्वंदी को भेजने का फैसला कर लिया था। अब सभी की बेसब्री और भी बढ़ गई थी। सब नए प्रतिद्वंदी का नाम सुनना चाहते थे। सभी अगले प्रतिद्वंदी का नाम जानने के लिए बेताब थे। तभी दाक्षायणी अनंतनाग गुरुकुल के अगले प्रतिद्वंदी के नाम का ऐलान करते हुए कहती है,
अनंतनाग गुरुकुल की तरफ से आने वाले अगले प्रतिद्वंदी का नाम है सुमाली। सुमाली का नाम सुनते ही अनंतनाग गुरुकुल के सभी छात्र चौंक जाते हैं। छात्रों के साथ साथ मार्गदर्शक तक हैरान रह जाते हैं। सुमाली का नाम सुनते ही अनंतनाग में हल्ला मच जाता है। अगले ही पल सभी अपनी जगह से उठकर सुमाली का नाम चिल्लाने लगते हैं। वो शोर इतना गूंज जाता है कि पंडाल की दीवारों को चीरकर पूरे गुरुकुल तक फैल गया था। अनंतनाग का हर एक इंसान सुमाली का नाम चिल्ला रहा था, तो वहीं पूरा मार्तंड गुरुकुल असमंजस में पड़ गया था। मार्तंड गुरुकुल में कोई नहीं जानता था कि सुमाली कौन है। वहीं मुकाबले के मैदान में खड़ा हुआ पृथ्वी भी इस नाम को सुनकर हैरान परेशान था। वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर सुमाली के नाम पर इतना घमासान शोर क्यों मच उठा था। मगर एक बात पूरा मार्तंड गुरुकुल समझ चुका था कि हो ना हो पर सुमाली जरूर अनंतनाग का सबसे बेहतरीन लड़ाका होगा। जैसे ही दाक्षायणी ने सुमाली के नाम का जिक्र किया, उसका नाम सुनते ही पूरा अनंतनाग गुरुकुल पागल सा हो गया था। चारों तरफ हल्ला और शोर मच उठा था, तो वहीं एक लय में बजती हुई तालियां और उसके साथ ही साथ सभी लोगों का एक साथ सुमाली के नाम को चिल्लाना, सुमाली 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 सुमाली। ऐसा लग रहा था जैसे सुमाली का नाम सुनते ही अनंतनाग की सोई हुई उम्मीदें जाग गई थी, मरी हुई आशाएं पुनर्जीवित हो गई थी। साथ ही सुमाली के आने की खबर ने पूरे अनंतनाग में एक नई आग, एक नया जोश फूंक दिया था। लोगों के अंदर अचानक ही इतना जोश उमड़ आया था कि वो सुमाली का नाम इतनी जोरों से चिल्लाने लगे थे कि वहां बैठे मार्तंड गुरुकुल के हर एक छात्र और मार्गदर्शक के कानों के पर्दे फटने लगे थे। यह आवाज गूंजती हुई गुरुकुल की हर एक दीवार को भेद रही थी। तभी यह आवाज और गहन हो जाती है, सुमाली 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 सुमाली। अचानक ही यह आवाज आर्यन के कानों में जा पड़ती है। जैसे ही सुमाली का नाम आर्यन के कानों में पड़ता है, उसी वक्त आर्यन के दिमाग के सभी तंतु, सभी तार हिल जाते हैं। उसके दिमाग की सभी कोशिकाओं में हलचल पैदा हो जाती है। उसकी आंखों में अचानक ही कई दृश्य उभरने लगते हैं। उसके दिमाग के साथ साथ उसका पूरा बदन कांप उठता है। गहरी नींद में आर्यन का पूरा बदन पसीने से तरबतर हो जाता है। नींद में डूबे हुए आर्यन के माथे पर शिकन की कई लकीरें निकल आती है। वो दृश्य सटासट आर्यन के दिमाग से होते हुए उसकी आंखों में जिंदा हो रहे थे। सुमाली का नाम बार बार आर्यन के कानों को परेशान कर रहा था। जैसे जैसे आर्यन के कानों में सुमाली का नाम गूंज रहा था, वैसे वैसे ही अतीत के ताबूत से निकलकर कई दृश्य आर्यन की आंखों को खदेड़ रहे थे। सुमाली का नाम सुनते ही आर्यन छटपटाने लगता है और अगले ही पल आर्यन घबराते हुए एक ही झटके में उठकर बैठ जाता है। आर्यन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अगले ही पल अपने बिस्तर के पास रखी उस मिट्टी की सुराही का पूरा पानी पी जाता है। आर्यन के दिल की धड़कन बहुत जोरों से भाग रही थी। कुछ पलों के लिए आर्यन को लगता है जैसे कि उसने कोई बुरा सपना देखा हो। कुछ ही पलों के बाद पंडाल की वो उत्साह से भरी आवाजें शांत हो जाती है। उसके साथ ही आर्यन को भी इस बात का यकीन हो जाता है कि उसने जरूर कोई बुरा सपना ही देखा है। जब आर्यन हकीकत को अपना सपना समझ लेता है, तब कहीं जाकर उसे राहत मिलती है। उसकी घबराहट और बेचैनी कम होने लगती है। धीरे धीरे आर्यन एकदम सामान्य हो जाता है। अब इस हादसे की वजह से आर्यन की नींद भी खुल जाती है। उसकी आंखों में अब नींद का नामो निशान नहीं था। आर्यन बिस्तर की गिरफ्त से निकलकर उठ जाता है और स्नान घर की ओर चला जाता है। नहाकर आर्यन जल्दी से खिड़की की तरफ देखता है। शाम हो चुकी थी। सूरज ढलते ढलते थक कर बूढ़ा हो चुका था। उसकी आंख से सुलगती हुई रंगत अब फीकी पड़ने लगी थी। आर्यन ने अपना पूरा दिन सोते हुए गुजार दिया था। जब आर्यन को इस बात का आभास होता है, उसका चेहरा उतर जाता है। उसे ध्यान आता है कि आज उसके दोनों दोस्तों के लिए बहुत अहम दिन था। आज उसके दोनों दोस्तों का मुकाबला था और उसे अपनी दोस्ती की खातिर अपने दोस्तों का साथ देने के लिए वहां मौजूद होना चाहिए था। तभी आर्यन जल्दी से तैयार होकर मुकाबले के पंडाल की ओर जाने लगता है और सावधानी बरतने के लिए अपने चेहरे को एक कपड़े से ढक लेता है। जल्दी से आर्यन अब बिना एक भी पल गवाए
पंडाल की ओर निकल जाता है। कुछ ही पलों में आर्यन पंडाल के मुख्य प्रवेश द्वार से होते ही महाकक्ष के अंदर प्रवेश करता है। अनंतनाग गुरुकुल के छात्र, मार्गदर्शक दुष्यंत और लायला की नजरों से बचने के लिए आर्यन पीछे के दरवाजे से अंदर प्रवेश करता है, उसी तरफ जिस तरफ मार्तंड गुरुकुल के मार्गदर्शक और छात्र बैठे हुए थे। पीछे के दरवाजे के गुपचुप रास्ते से होते हुए आर्यन ऊपर लगी कुर्सियों की तरफ बढ़ता है। तभी मार्तंड गुरुकुल के प्रधानाचार्य की नजर आर्यन पर पड़ जाती है और वो एक ही झटके में आर्यन को पहचान जाते हैं, मगर उन्हें समझ नहीं आता कि आर्यन इस तरह से अपना मुंह बांधकर सबसे छुपते हुए क्यों जा रहा है। मार्तंड गुरुकुल के प्रधानाचार्य सबसे ऊंची सम्मानीय तख्ती पर बैठे हुए थे। उनकी उंगलियां लगातार तख्त के पायों टकटक चल रही थी। एक और नए व्यक्ति के विफल होने के बाद उन्होंने आर्यन को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। आर्यन अब तक सबसे पीछे जाकर बैठ चुका था। प्रधानाचार्य आर्यन को देखने के लिए पीछे मुड़ते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि आर्यन इस समय योद्धा स्तर में प्रवेश कर चुका था और अदला बदली की सूची में शामिल भी था। इसीलिए कहीं ना कहीं वो इस प्रतिस्पर्धा से संबंधित भी था। मगर पुष्यमित्रा के कहने पर आर्यन को इस प्रतिस्पर्धा और उस सूची से बाहर कर दिया गया था। बस वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर आर्यन ने ऐसा क्यों किया। क्यों आर्यन ने खुद को इस अदला बदली के कार्यक्रम से बाहर रखा? क्यों आर्यन ने खुद का नाम सूची से हटवाने के लिए इतनी जद्दोजहद की? मार्तंड गुरुकुल के प्रधानाचार्य आर्यन को देखते हुए इसी तरह के कई सवालों से भर चुके थे, मगर इतने सारे सवालों में से किसी एक भी सवाल का जवाब उनके पास नहीं था। उनका बहुत मन था कि वो आर्यन को इस मुकाबले का हिस्सा बनते देखे और साथ ही आर्यन को अनंतनाग के छात्रों से लड़ता हुआ देखे। उनके मुताबिक अगर आर्यन इस वक्त इस कार्यक्रम में होता तो शायद अभी तक वो इस मुकाबले के साथ ही साथ पूरी गुरुकुल श्रेणी का महाविजेता बन चुका होता। हालांकि इस वक्त आर्यन के दोस्त ने इस मुकाबले की कमान संभाल रखी थी, मगर आर्यन की बात ही कुछ और थी। अगर वो इस मुकाबले में होता तो अभी तक शायद नजारा ही कुछ और होता। तभी आर्यन पंडाल के चारों ओर अपनी नजर घुमाता है, मगर दुष्यंत और लायला उसे कहीं भी दिखाई नहीं देते। लायला को उपचार के लिए पंडाल से बाहर लेकर जा चुके थे और लायला की मदद के लिए दुष्यंत भी वहां से जा चुका था। जब आर्यन को दुष्यंत और लायला कहीं भी नजर नहीं आते, तब उसे थोड़ी शांति मिलती है। वो निश्चिंत होकर अपनी कुर्सी पर फैल कर बैठ जाता है। तभी पंडाल में मच रही हुड़दंग में एक लड़का आर्यन के गले से उसका कपड़ा खींच लेता है और लेकर भाग जाता है। अब आर्यन का चेहरा बेनकाब हो चुका था। एक पल के लिए आर्यन घबरा जाता है, हड़बड़ा जाता है, मगर अगले ही पल जैसे ही आर्यन को याद आता है कि दुष्यंत और लायला दोनों ही पंडाल में मौजूद नहीं हैं, तो वो वापस निश्चिंत हो जाता है। तभी आर्यन की नजर मुकाबले के उस मैदान के बीचों बीच खड़े अपने दोस्त पृथ्वी पर पड़ती है। पृथ्वी को मैदान में खड़ा हुआ देखकर आर्यन असमंजस में पड़ जाता है। तभी आर्यन गर्दन को अंक सूची के पटल की ओर घुमाता है। अंक सूची को देखते ही आर्यन समझ जाता है कि पृथ्वी ने मुकाबले में अपने नाम के झंडे गाड़ दिए हैं। आर्यन का दिल खुशी से भर जाता है। उसे बहुत खुशी होती है अपने दोस्तों को मुकाबले में जीतता हुआ देखकर। आर्यन अंक सूची को देखते हुए अनुमान लगा लेता है कि उसके दोस्त पृथ्वी ने लगभग 3 से 4 प्रतिद्वंदी को हरा दिया था और अब भी पृथ्वी मुकाबले के उस मैदान में तन कर खड़ा हुआ था। तभी कुछ ही पल के बाद सभी लोगों की नजरें घूम जाती है। आर्यन को समझ नहीं आता कि सबकी नजरें किसे देख रही हैं। तभी किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। कोई पैदल चलते हुए महाकक्ष की ओर आ रहा था। आर्यन भी ऊंचाई पर बैठे हुए उसी आवाज की दिशा में देखता है। जब वो शख्स दरवाजे के एक कदम करीब पहुंच जाता है, तब उसकी लंबी चौड़ी परछाई सबको दिखाई देती है। उस शख्स की परछाई तक बहुत शक्तिशाली और सुडैल दिखाई दे रहे थे। उसके हर एक अंग का उभरा हुआ भाग परछाई में दिखाई दे रहा था। परछाई को देखते ही मालूम पड़ रहा था कि उस शख्स ने कड़े अभ्यास की मदद से अपने शरीर को इस आकार में ढाला था। उस शख्स की परछाई मात्र को देखकर पूरे पंडाल में लोग एक दूसरे से कानाफूसी करने लगते हैं। सभी उसके शरीर के आकार को देखकर दंग रह गए थे। सभी एक दूसरे के कान में फुसफुसाते हुए उसकी तारीफ कर रहे थे। तभी वो शख्स आगे बढ़ता है और मैदान के दरवाजे से होते हुए मैदान के अंदर आ जाता है।
आर्यन सबकी नजर से छुपकर इतनी ऊंचाई पर बैठा हुआ था कि उसे वो दूर से चलकर आता हुआ शख्स ठीक ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। मगर वहीं दूसरी तरफ उस शख्स को देखते ही अनंतनाग गुरुकुल के सभी लोग अचानक ही पागल हो जाते हैं। पागलपन और जोश से भरपूर वो सभी लोग अगले ही पल जोरों शोरों से चिल्लाने लगते हैं, सुमाली 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 सुमाली। अचानक यूं इस तरह से सुमाली के नाम से आर्यन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। आर्यन हड़बड़ा जाता है, हैरानी से हक्का बक्का रह जाता है। उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती है। जिस्म में बहता हुआ खून, दिमागी सुकून और रगों में बहता हुआ जुनून अचानक ही ठंडा पड़ जाता है। आर्यन के हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं। आखिर कौन है ये सुमाली? क्यों सुमाली का नाम सुनते ही कांप उठा आर्यन? क्या सुमाली से है आर्यन की कोई पुरानी दुश्मनी? क्या किस्मत आर्यन को ला खड़ा करेगी सुमाली के ठीक सामने? जानने के लिए सुनते रहिए एक्शन आर्यन, ओनली ऑन पॉकेट FM।